All right, hi everyone. Just a minute. हाँ, ठीक है. Yeah. गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग यश, हाय तन्मय. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का सागा with a little bit more about concentration. ठीक है, but by looking at certain complex reaction types. So हाँ, पिछली क्लास का इस बार जो हम लोग रिप्लेस कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो उसमें मिसलेनियस का वो एक एग्जांपल काफी है. ठीक है, सब में वो फॉर्मूला आपका लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो बिंदास उसको लगाना. ठीक है, मैं आपको आज इसके साथ में ही फिर होमवर्क भेज दूंगा ट्राई करने के लिए, तो उसमें आप ट्राई करके देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अब नोटिस करना सम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किस तरीके से रहेगा. What do I mean by this and how would we work on this? Before I even start all of this, there is this important note which automatically will be taken care by you, but only for those students who try really hard remembering the formula. उनके लिए मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर की तरह यहाँ पे डाल दे रहा हूँ that don't try to remember the formula over here. They will be really difficult, really challenging. What you should try to do is focus upon writing fundamental equations. Now, what do I mean by fundamental equations? वो आपको थोड़ी देर में clear हो जाएगा. Let's start by taking the first example, that is parallel kinetics. तो यहाँ पर rather than a simple reaction type which we are used to solving now, that A goes to B या A goes to products, first order reaction है and लेकर फिर solve करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पर what is happening is that there are parallel reactions that are happening simultaneously. A is going into B as well as going into C. Okay, and these are two separate reactions that are happening in parallel. It's not like A gives B plus C. वो different है. उसमें क्या होगा, हमेशा B और C का क्वांटिटी सेम रहेगा क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 दिया हुआ है, दोनों के मोल्स जो है वो सेम आएंगे. यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है. यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं. मान लो पहला रिएक्शन अगर फास्ट हो रहा है और दूसरा रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो B का ज्यादा बनेगा, C का कम बनेगा. ठीक है, नाउ फॉर द पॉइंट इन कंसिडरेशन है, यहाँ पर दोनों फर्स्ट ऑर्डर रखे गए. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिपेंडेंट अपॉन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ 1. बोला जा रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन A का A0 है, BC आर 0 टू स्टार्ट विद. ठीक है, एंड आपके सामने टास्क है टू डिटरमाइन AT PT CT इन टर्म्स ऑफ A0, K1, K2 एंड T. ठीक है, तो I'll give you a minute or two to take an attempt by yourself. Then मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है, ट्राई कर लो.
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा एंड व्हाट यू वुड हैव बीन एबल टू राइट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस. उनको मैं फंडामेंटल इक्वेशन कह रहा हूँ. ठीक है, कैसे हैं वो फंडामेंटल इक्वेशंस, एक एक करके हम लोग नोटिस करेंगे. सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए के बारे में. राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 1 में भी कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 2 में भी कंज्यूम हो रहा है, दोनों में फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है. राइट, तो जो नेट रेट है ए का, नेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, इट कैन बी रिटन एज माइनस k1 टाइम्स ए की पावर 1 एंड माइनस k2 टाइम्स ए की पावर 1. राइट, यहाँ पर ये जो ए है पहले रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, तो मैं इस तरीके से ए का डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकता हूँ. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई थिंक फेयरली अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर. ठीक है, व्हाट अबाउट बी? बी के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, क्या कह रहे हो यश? बी इक्वल टू सी थोड़ी ना है, ये तो b इक्वल टू सी इसमें होता है ना, व्हेन a गिव्स b प्लस सी. यहां पर मैं कह रहा हूं कि b इक्वल टू सी नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कह रहा हूं. दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट. मतलब बाय लुकिंग एट दिस यू, मतलब ओके, व्हाट आई मेंट वाज दैट यहां पर बाय लुकिंग एट दिस रिएक्शन यू माइट से कि सर a रिएक्टेंट है एंड b एंड c प्रोडक्ट है. यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी a रिएक्टेंट है और b एंड c प्रोडक्ट है, तो फिर अंतर क्या है दोनों साइड में? अंतर ये है दैट यहाँ पर द रिएक्शन वाज अ सेम सिंगल रिएक्शन दैट ए वाज गिविंग बी एंड सी बोथ इन सेम रिएक्शन. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर इट इज पैरेलल रिएक्शंस, टू सेपरेट रिएक्शंस हैपनिंग, वन गिविंग बी एंड वन गिविंग सी. ठीक है, ऑलराइट, देन you can write another fundamental equation or another set of fundamental equation for b and c. right, dv by dt क्या होगा? the change in concentration of B will be प्लस साइन क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पर? बिकॉज B जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? फर्स्ट रिएक्शन से, और फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट का एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा? k1 इंटू ए की पावर 1. ठीक है, एंड C के लिए सिमिलरली आई कैन राइट दैट dc by dt is going to be equal to plus k2 times a की power 1 because it is getting produced by the second reaction, है ना? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, if I divide the two equations, ठीक है, I do get another relationship which is b by c equal to k1 by k2. तो जो b का रेशियो, b और c का मोल का रेशियो होगा, that will be in the ratio of these rate constants k1 and k2. तो इसलिए मैंने बोला था अगर पहला रिएक्शन फास्टर होगा, मतलब k1 ज्यादा होगा, तो b का क्वांटिटी ज्यादा बनेगा as compared to c. ठीक है, and there is another fundamental equation at play over here which is more like mole concept का understanding कि टाइम t equal to 0 पर जो a का क्वांटिटी है that is say a moles, b and c are 0 0. ठीक है, that is टाइम t equal to 0 पर. अब किसी जनरल t टाइम पर से x मोल्स कंज्यूम होके b के x मोल्स बना देंगे एंड y मोल्स कंज्यूम होके c के y मोल्स बनाएंगे. तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी किसी भी टाइम t पर. at plus bt plus ct is equal to a naught, है ना? A का concentration at any general time t plus B का concentration at any general time t plus C का concentration at any general time t, इन तीनों का addition will be equal to a naught only. right, तो ये आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस है.
ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन समझ में आ रही है? इनको सॉल्व करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एटी बीटी सीटी इन सब की चीजें एक्सप्रेशन मिलेंगे, बट दिस इज व्हाट वी ऑट टू स्टार्ट विद. इज दिस क्लियर विद एवरीवन, these fundamental equations? फोर्थ वाला इज मोल कंसेप्ट ना. आप नोटिस करो ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो जो हम लोग लिखते हैं ना स्टार्ट और एंड वाला जो फॉर्मेट होता था अपना, वही तो है. टाइम टी इक्वल टू 0 पर ए के से ए मोल्स है, बी और सी के 0 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थे. फिर किसी जनरल टी टाइम पर ये ए माइनस एक्स माइनस वाई हुआ, और वो फिर एक्स एंड वाई हो जाएंगे बी और सी के मोल्स. तो अब इनका जो सम है, ठीक है, ये सबका कोफिशिएंट 1 1 1 1 है. हाँ, B and C are getting formed simultaneously. Yes. ठीक है, चारों इक्वेशन समझ में आई? हाँ, अब इन चारों इक्वेशन को हम लोग यूज करके सॉल्व करना चाहेंगे ना एटी बीटी सीटी के लिए. तो मैं शुरू हो जाता हूँ. तो ये पहला वाला इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, मैं ए का टर्म एक तरफ, टी का टर्म दूसरी तरफ और इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये मेरा एटी का एक्सप्रेशन आ गया प्रॉपर लिमिट्स डाल के. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो पहला वाला इक्वेशन था मेरा, फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसमें मैंने ए को कॉमन लेकर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, और टी को दूसरी तरफ लेके चला गया और इंटीग्रेट कर दिया. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बी और सी भी निकालना है. तो मैं क्या करता हूँ देखना, एक तो जो ये एटी का एक्सप्रेशन है, एज वेल एज जो बी बाय सी का रेशियो था, राइट, ये बी बाय सी का रेशियो निकाला था ना K1/K2, ये सब मैं इस फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन जो था वो मेरा था ना ये ए, दिस वाज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A0. तो इससे मेरा बीटी आ जाएगा, और फिर वापस से उससे रेशियो यूज करके ये मेरा सीटी आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया ये? ऑल्दो अब ये अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब आप ये याद नहीं कर सकते. करने लग जाओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आपकी रट्टा मारने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे तो याद नहीं रहता. मुझे बस वो फंडामेंटल इक्वेशंस लिखनी आती हैं, तो अगर मुझे एग्जाम में टाइम मिलेगा तो मैं उनको इंटीग्रेट भी कर लूंगा. ठीक है, बट आई विल नॉट बी एबल टू रेक्टिफाई दैट. ठीक है, ऑल्दो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव लाइक एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी, शेल्डन कूपर है कुछ हमारे बीच में, तो वो अगर याद रख पाएंगे फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद रहेगा तो भी ओके. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? मतलब K1 has to be much 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 greater than K2. हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है. ठीक है, ये पैरेलल काइनेटिक्स समझ में आया सबको, कैसे वर्क कर रहा है?
हाउ इज दिस पैरेलल काइनेटिक्स? इसमें किसी को डाउट है? ऑलराइट, चलो फिर एक और अटेम्प्ट आप लोग लो, ठीक है? फंडामेंटल इक्वेशंस लिख के दो मुझे इसकी. दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल काइनेटिक्स. यू कैन सी ए से बी बन रहा है, बी से फिर सी बन रहा है, एंड दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, ट्राई करो. ऑलराइट, तो यहाँ पर फंडामेंटल इक्वेशंस देखें कैसी बन रही है. पहला तो सिंपल है, dA by dt इज इक्वल टू माइनस k1 a की पावर 1, बिकॉज ए जो है वो कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, तो उसका लिख दिया हमने. रेट ऑफ चेंज कितना होगा? व्हाट अबाउट बी? बी के लिए क्या लिख पा रहे हो? बी पहले रिएक्शन में तो प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे से कंज्यूम हो रहा है. तो अगर मुझे dB by dt लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? dB by dt should be equal to what? It should be plus k1 a raised to the power of 1 minus k2 b raised to the power of 1. हाँ, ठीक है, सही लिखा है आपने सार्थक. राइट, प्रोड्यूस इन रिएक्शन 1 एंड कंज्यूम्ड इन सेकंड रिएक्शन. प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं हम लोग. राइट, अच्छा, व्हाट अबाउट सी?
सिर्फ पहले सॉरी दूसरे रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है. सो dc by dt is equal to plus k2 b raised to the power of 1, है कि नहीं? ग्रेट. तो और एक और ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल इक्वेशन that at plus bt plus ct is going to be equal to a naught, है ना? राइट, समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में, बट एटलीस्ट ये फंडामेंटल इक्वेशंस आपको लिखनी आ रही है. इसमें किसी को डाउट है हाउ टू राइट दीज फंडामेंटल इक्वेशंस? सेकंड वाली में आपने देखा ना, बी के बारे में आपने फोकस किया. बी पहले रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे से कंज्यूम हो रहा है. अब पहले से प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया. और क्या रहेगा उसका ऑर्डर एज इन रेट एक्सप्रेशन? इट विल बी k1 इनटू जो भी रिएक्टेंट है रेज़ टू द पावर ऑफ 1, क्योंकि ऑर्डर 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है बोला हुआ है क्वेश्चन में. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड रिएक्शन जिससे वो कंज्यूम हो रहा है? तो इट विल बी माइनस साइन लगा दिया क्योंकि कंज्यूम हो रहा है. एंड इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? k2 इनटू जो भी रिएक्टेंट है रेज़ टू द पावर ऑफ 1, b रेज़ टू द पावर ऑफ 1. समझ में आया? ऑलराइट, चलो ठीक है, समझ में आ गया है. तो एक बार ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ. क्या आंसर रहेगा इसका? नहीं बट उसका नहीं नहीं, तो वो आपका डाउट सही है पूर्ण. एक्चुअली आई विल कम टू दैट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. वो डिवीजन जो मैंने किया था वो एक्चुअली डिवीजन ऐसा था नहीं. वो आपको क्यों ऐसा लगा वो मैंने बताता हूँ. मैं उसको पहले इसका आंसर निकालो फिर मैं उसको बताता हूँ. हाँ, सो इसमें यस डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है. मतलब यू कैन राइट dB by dt एज प्लस k1a माइनस k2b एंड बोला जा रहा है कि इसको जीरो इक्वेट करना है. तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
k1 टाइम्स a इज इक्वल टू k2 टाइम्स b, तो b का आ जाएगा k1 अपॉन k2 इंटू a, राइट? ठीक है, तो यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऊपर नोटिस करना, क्या हो गया, just a second guys. हाँ, सो यहाँ पर नहीं नहीं टाइपो नहीं है, वो जेई मेंस वाले कई बार ऐसा गंदगी कर देते हैं. इट वाज नॉट अ प्रॉपर्ली फ्रेम्ड क्वेश्चन. एनीवेज, तो यहाँ पर नोटिस करना पूर्णा, हाँ, सो दिस वाज नॉट रियली व्हाट आई डिड ओवर हियर इन दिस वे. तो ये मैंने जब डिवीजन किया यहाँ पर, तो इट वाज इन द फॉलोइंग वे, dB by dt अपॉन dC by dt इज इक्वल टू k1 अपॉन k2. अभी मैंने dt dt कैंसिल आउट करा, एंड इट इज dB अपॉन dC इज इक्वल टू k1 अपॉन k2. ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि dd काट दिया, ठीक है, वो नहीं करा है मैंने. एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव taken dB on one side and k1 upon k2 on the other side and dc on the other side, and दोनों का लिमिट्स 0 से रेस्पेक्टिव था, तो इसके लिए मेरा आंसर k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू c आ गया. ठीक है, तो अब वो मैंने लाइक बिना इतना कुछ करे लाइक ये सब लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पर. ठीक है, ना अब यहाँ पर हम लोगों ने ये डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी है, ये फंडामेंटल इक्वेशंस लिखी है, अब इनको सॉल्व करना है. ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वाला तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा? सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का जैसे करते आ रहे थे, at will come out to be a नॉट e की पावर माइनस kt. ठीक है, बट ये जो सेकंड वाला था, सेकंड वाला क्या बना, ये dB by dt इज इक्वल टू प्लस k1a माइनस k2b. ये सॉल्व करना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? पहली बात तो इसमें 3 वेरिएबल्स है, एक a है, एक b है और एक t है. हमको 3 वेरिएबल थोड़ा सॉल्व करना आता है, इतनी मैथ्स तो हमें आती नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग एटलीस्ट उसको 2 वेरिएबल में लाने की कोशिश करेंगे. कैसे कोशिश करेंगे? जो ऊपर a का रिजल्ट निकाला t के टर्म्स में कि a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस k1t, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एटलीस्ट. तो कम से कम 3 की जगह 2 वेरिएबल तो हुए. अच्छा, क्या ये सॉल्व कर सकते हो आप? dy by dx इज इक्वल टू fx प्लस ky, ये सॉल्व करना थोड़ा आता है आपको. मतलब आपको इतना आता है, अगर dy by dx इज इक्वल टू fx होता तो आप y का एक तरफ x का एक तरफ और इंटीग्रेट कर देते. ठीक है, या फिर dy by dx इज इक्वल टू fy भी होता, सम फंक्शन ऑफ y भी होता, तो भी आप सॉल्व कर लेते.
y का टर्म्स एक तरफ और x का टर्म्स दूसरी तरफ, ठीक है, राइट। बट अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के वाई दिया हुआ है, ये थोड़ा ना आपको सॉल्व करना आता है। दिस इज लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप इंजीनियरिंग में सीखते हो फर्स्ट ईयर में जाकर, अभी आपको इतनी मैथ्स नहीं आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ अटक गए। हाउएवर इसके लिए अब एक वर्क अराउंड है, ठीक है। वो वर्क अराउंड जो है वो इट्स लाइक अ ट्रिक स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन ओनली, इट्स नॉट समथिंग ऑफ अ जनरल मेथड, इट्स जस्ट दैट ऐसा करने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इट वाज नेवर एवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको पहले से पता होगा, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओनली, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये k2b को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाऊंगा एंड दोनों साइड को मैं e की पावर k2t से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि इससे सॉल्व होता है। कैसे सोचा, ये मैंने भी नहीं सोचा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई थॉट, दिस इज समथिंग दैट समवन केम अप विद बाय द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मे बी देयर मैथ्स इज रियली वेल, रियली गुड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, साइड को e की पावर k2t से। उससे क्या हो जाएगा, उससे आप नोटिस करना, ये लेफ्ट हैंड साइड पर एक्चुअली UdV प्लस VdU का फॉर्म जनरेट हो जाता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर तो एज इट इज e की पावर में मर्ज हो जाएगा वो, बट लेफ्ट हैंड साइड पर एक ये VdU प्लस UdV का फॉर्म जनरेट हो जाएगा, सो विच कैन बी रिटन एज duv अपॉन dt, मतलब ये uv एक तरीके से हो गया b इंटू e की पावर k2t अपॉन dt एज अ होल। दिख रहा है, ये समझ में आ पा रहा है, इतना आपको इंटीग्रेशन समझ में आता है, एज इन डिफरेंशिएशन आता है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल। चलो गुड। अब ये सॉल्वेबल है, मतलब दिस इज लाइक d ऑफ सम फंक्शन ऑफ t अपॉन dt इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अब ये सब सॉल्वेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये dt वाले को इधर राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, इधर इंटीग्रेट कर दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसा दिखेगा ये, अब यहाँ पर लिमिट्स प्रॉपरली डालना, जो लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है। लिमिट्स प्रॉपरली डालोगे और सॉल्व करोगे तो आपका b का रिजल्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज b एट एनी जनरल टाइम t, कैसा रहेगा, एंड देन यू कैन यूज इट इन द फोर्थ इक्वेशन, जिससे आपका c का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ct विल बी इक्वल टू a नॉट माइनस bt माइनस at, ठीक है। अगेन ये वाला पार्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपसे हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आई रियली रियली वांट यू टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग एट राइटिंग फंडामेंटल इक्वेशंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी सॉल्विंग आप शायद कर पाओ, शायद ना कर पाओ, ठीक है। ये वाला तो डेफिनेटली खुद से नहीं कर पाते, इवन आफ्टर 12th क्लास का कैलकुलस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इसी में सीक्वेंशियल काइनेटिक्स में ही, ठीक है। लेट्स सी इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ए बी एंड सी का, जरा सोच के बताना। एक अटेम्प्ट लो, बाकी मैं तो दिखाऊंगा ही सही।
ऑलराइट, सो आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा. आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव आल्सो बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ए का कैसा होगा? यस, एक्सपोनेंशियल डीके. ठीक है. बी के लिए स्टार्ट में भी जीरो है, एंड में भी जीरो है. बी इज समथिंग लाइक एन इंटरमीडिएट. तो वो बढ़ेगा एंड देन फॉल करेगा. ठीक है. सी का ग्राफ इज नॉट लाइक एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इट्स कॉल्ड लाइक अ सिग्मोइडल. दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मोइडल. ये एस शेप दिख रहा है इसमें. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मोइडल ग्राफ. ऐसा इंक्रीज करेगा एंड फिर देन सैचुरेट हो जाएगा. ठीक है. बट इसकी ये कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी चेंज होगी. आपने पढ़ लिया है क्या अभी तक मैथ्स में कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी ग्राफ्स में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स? नॉट येट. मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि ये ग्राफ पहले ऊपर की तरफ देख रहा है, फिर नीचे की तरफ देख रहा है. एक्सपोनेंशियल वाला कैसा होता था? या तो ऐसा या फिर ऐसा, ऊपर की तरफ देखता था या नीचे की तरफ देखता था. एनीवेज, आप लोग देखोगे, बाद में पढ़ोगे. ठीक है. अच्छा, हाँ, आपको डिटरमाइन करना ही है. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू दिस टाइम व्हेन बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा. ये बी का एक्सप्रेशन है. कैन यू टेल मी बाय दिस एक्सप्रेशन व्हाट विल बी द by looking at this expression, can you tell me what will be the constant, what will be the time जब B का concentration maximum रहेगा? हाँ, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ. थोड़ा तो पेन चलाओ.
ठीक है, 1/t इज इक्वल टू 1/k1 माइनस 1/k2 इंटू लॉन k1/k2। ठीक है, ये अच्छा दिखने वाला फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो। लॉग नहीं लॉन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बुकलेट में। ठीक है, दिस इज एक्चुअली बुकलेट का क्वेश्चन ओनली। उस क्वेश्चन का मैंने लैंग्वेज ठीक कर दिया है। उस क्वेश्चन में एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है कि ए गोज टू बी गोज टू सी एंड टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी दिया हुआ है। ठीक है, बट टी हाफ ऑफ बी डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज बी इज गेटिंग कंज्यूम्ड एज वेल एज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, so basically they wanted to say that k1 जो है वो ln 2/4 है और k2 जो है वो ln 2/2 है। ठीक है, बट हम लोग ए के लिए फिर भी टी हाफ डिफाइन कर सकते हैं, बट बी के लिए टी हाफ नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को लैंग्वेज को ठीक कर लेना। इन द बुकलेट का ये FBS का 47th क्वेश्चन। ठीक है, एनीवेज चलो, लेट मी टॉक अबाउट रिवर्सिबल काइनेटिक्स फॉर नाउ। रिवर्सिबल काइनेटिक्स आपके सामने है। ठीक है, A goes to B and B goes to A. Both forward and backward are first order reaction with first order kinetics being followed. Initial concentration of A is A naught, B is 0. Can you determine AT/BT? ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। स्टार्ट करो फंडामेंटल इक्वेशन से, एंड इन दिस केस you can actually solve the fundamental equations also. ठीक है, इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। So I'm giving you now time to even come up with the answer. ट्राई करो।
ऑल राइट, फंडामेंटल इक्वेशंस तो आपने लिखी होंगी। डीए बाई डी टी एंड डीबी बाई डी टी। ए के लिए कैसा है? इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द फॉरवर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द बैकवर्ड, and similarly B के लिए it is getting produced by the forward and consumed by the backward. And of course the mole concept based fundamental equation AT plus BT is going to be equal to A naught, right? अब इनको यूज करके आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, लाइक किसी थर्ड को आपने फर्स्ट में पुट करा ताकि तीन वेरिएबल की तरह दो वेरिएबल हो जाए, फिर वो एक के टर्म्स में आ जाएगा, ए का टर्म एक तरफ, टी का टर्म दूसरी तरफ। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको करना आता है, ठीक है? This is doable integration. You put in the appropriate limits and this is what you get as AT and BT का expression. आप आया इतना आप लोगों को? ये इंटीग्रेशन आना चाहिए था, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, या नहीं भी पढ़ाया गया हो तो खुद से कर सकते थे यार। Could have done this. All right. नहीं, इंटीग्रेशन तो ठीक है, इंटीग्रेशन भी तो करना आना चाहिए ना। तो ये AT का एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये BT का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे A का एक्सप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब चलो इनफैक्ट मुझे ग्राफ्स बना के दिखा दो। ये एक्सप्रेशंस के बेसिस पे मुझे ग्राफ बता दो कैसे होंगे, ए और बी के ग्राफ्स बना के बता दो। विद टाइम कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगा। राइट, सो ए एंड बी इस तरीके से करेंगे ग्राफ। व्हाट विल बी दिस ए क्यू एंड बी इक्विलिब्रियम की वैल्यू?
ये जरा कैलकुलेट करके बता दो, व्हाट विल बी द concentration at equilibrium? राइट, ये एक्सप्रेशन आ रहा है आप लोगों का, बेसिकली टी को इंफिनिटी पुट करना है। ठीक है, हाँ आप निकाल सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन हो, इट इज नॉट अ कंपल्शन, मतलब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। K1 K2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, मतलब ऐसा और ऐसा भी हो सकता है कि इसका अलग से बन जाए कांस्टेंट, उसका अलग से बन जाए। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखोगे अभी बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू KF अपॉन KB, विच इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब ये ऐसा सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स में। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला करो फटाफट।
ऑलराइट, सो इसमें कैसा रहेगा? एक तो आपने बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला यूज करा, दैट इज इक्वल टू लाइक द रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू kf अपॉन kb, राइट? k फॉरवर्ड दिया हुआ है तो उससे k बैकवर्ड आ जाएगा आपका, राइट? अब इसके बाद में ये वाला b का फॉर्मूला इसमें याद रख के यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड्स जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा बी का एज पर दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये वाले फॉर्मूला में आपसे एक्सपेक्टेड था कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद हो ताकि आप उसमें केबी का डेटा डाल सको, टाइम का, केएफ का, ए नॉट का, ठीक है? मतलब बिना फॉर्मूला याद के आपको ये वाला क्वेश्चन कर पाना चैलेंज आता है, मतलब आइदर यू विल हैव टू डिराइव द फॉर्मूला और रिमेंबर द फॉर्मूला, बट बिना फॉर्मूला के नहीं हो पाता, ठीक है? तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? एडवांस में फिर भी आपके पास इतना टाइम हो सकता है कि आप ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लो, ठीक है? बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन था ऊपर जो अपन ने करा था, ये आपको हो सकता है कि अभी
डिफिकल्ट लग रहा हो, but when you will learn integration in maths, this will be like one of the easiest integration that you will do. You will do much more complicated integration than this. ठीक है, अच्छा एक मेंस का क्वेश्चन आपसे करा लेते हैं. मेंस वाला ये बताओ इसका क्या आंसर रहेगा. ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है एलिमेंट्री. एलिमेंट्री मतलब कोफिशिएंट को ऑर्डर मान लेना. ऑलराइट, सो इसमें द करेक्ट आंसर विल बी क्या रहेगा. k1 a2 माइनस k1 किससे मैच कर रहा है ये. ए ऑप्शन से. नहीं ये नहीं, सॉरी. 2 टाइम्स k1 a2 माइनस 2 k1 डी ऑप्शन से. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कैसे करा यहाँ पर आप नोटिस करना, इसमें कोफिशिएंट्स का भी रोल रहेगा. ठीक है, तो अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी a2 by dt, और यू कैन से प्लस हाफ da अपॉन dt विच इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन k1 a2 की पावर 1. एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है, राइट, वो कैसा रहेगा, माइनस 1 अपॉन 2 da अपॉन dt, और यू कैन से प्लस d a2 अपॉन dt विच विल बी इक्वल टू k इनवर्स 1, राइट, k बैकवर्ड बेसिकली इनटू a रेज टू द पावर ऑफ 2, सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन, क्योंकि कोफिशिएंट ही ऑर्डर है. राइट, यहां से अब अगर मैं देखना चाहूं
इफ आई वाज टू टॉक अबाउट नेट डीए अपॉन dt, ठीक है, अगर मैं ए का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखना चाहूंगा तो वो कैसा रहेगा, 2 टाइम्स k1 a2 की पावर 1 विद अ पॉजिटिव साइन एंड माइनस 2 टाइम्स k इनवर्स a की पावर 2, ठीक है, दिस विल बी a का एक्सप्रेशन dA by dt। और अगर d a2 by dt पूछा होता तो इट वुड हैव बीन माइनस k1 a2 की पावर 1 प्लस k1 k इनवर्स एक्चुअली a की पावर 2, ठीक है, समझ में आया कोफिशिएंट का रोल कैसा रहा इसमें? इज दिस क्लियर? बेसिकली दोनों जगह से येलो येलो निकाल के ऐड कर दिया ना, नेट करना है तो जो येलो मैंने हाईलाइट करा है वो डीए बाई डी टी है, वो दोनों जगह का ऐड करके मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कोफिशिएंट की प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, आई थिंक मे बी you need a bit more practice with coefficient, so let's say ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है, try this, write down the fundamental equations for this। वही है पैरेलल काइनेटिक्स बट फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसमें मैंने पी क्यू आर कोफिशिएंट डाल दिए। देखो जरा मुझे बताओ, आर यू एबल टू अकोमोडेट दीज कोफिशिएंट्स इन योर डिस्क्रिप्शन और नॉट? ऑलराइट, सो इसमें ए बी सी के इक्वेशंस आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पर ऐसे 1/p 1/q 1/r ऐसा लिख सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको उधर लिखना है वहां पे भी लिख सकते हो, आई डोंट माइंड, विच एवर यू फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल विद, इधर लिख लो। ठीक है, ये बी अपॉन सी हो जाएगा, एंड जो एक लास्ट फंडामेंटल इक्वेशन होती है इनका कॉम्बिनेशन, दैट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए नॉट, वो चेंज हो जाएगी अब, वो हो जाएगी ए अपॉन कोफिशिएंट प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है, दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट चेंज। ठीक है, समझ में आया ये कोफिशिएंट के साथ में कैसे डील करना है इन केसेस में? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ऑलराइट, क्या है आंसर? कुछ आ पा रहा है? सिंपल रहेगा, एक ही क्वेश्चन तो रहेगी, a अपॉन कोफिशिएंट प्लस b अपॉन कोफिशिएंट प्लस c अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2, राइट? एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 50% रिएक्शन हो गया है, मतलब a का जो अमाउंट है that is going to be half of what it was initially, right? And b upon c या b upon कोफिशिएंट प्लस c upon कोफिशिएंट will be k1 upon k2, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करके आप abc निकाल लोगे, ठीक है? इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इट इज जस्ट सिंपली डूएबल एज इट इज। समझ में आया वाला क्वेश्चन कैसे करना था? ठीक है, चलो, ग्रेट, ऑल राइट, तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। नेक्स्ट क्लास में अब वी विल बी एबल टू आल्सो टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, टेम्परेचर का इफेक्ट एंड कैटलिस्ट का इफेक्ट वी शुड बी एबल टू नाउ सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा ट्राई करने के लिए, मेक श्योर दैट यू ट्राई देम। अच्छा, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है देन, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।